जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ऑप्शन में दिया है 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। ऑप्शन में दिया है 21 मार्च, तो 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 21 मार्च को वन दिवस मनाते हैं। वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, यह भी ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है 22 मई ऑप्शन दिया, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, सेबी जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार के नियमन के लिए केंद्रीय नियामक संस्था है। बात करें सेबी की, तो जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। इस सेबी को संवैधानिक दर्जा जो मिला वह 1992 में मिला। सेबी का मुख्यालय का, तो सेबी का जो मुख्यालय वह मुंबई में है। मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। सेबी का उद्देश्य क्या है? तो सेबी का उद्देश्य जो है पूंजी बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों की सुरक्षा करना। सेबी की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह माधुरी बुच थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च जिसको कहते हैं किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा सेंट थॉमस चर्च है या किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। सेंट थॉमस सिरिचियन चर्च, जिसे सेंट थॉमस चर्च भी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना ईसाई गिरजाघर माना जाता है। यह चर्च केरल राज्य के मलाइटूर जिला एर्नाकुलम में स्थित है और इसका निर्माण ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस द्वारा किया गया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश सेंट थॉमस द्वारा 52वीं ईस्वी में हुआ। भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा? तो सेंट थॉमस चर्च जो है मलाइटूर केरल में है। गोवा का प्रसिद्ध चर्च कौन सा? तो गोवा का प्रसिद्ध चर्च जो है वह बेसिलिका ऑफ बॉमजीनस है। तमिलनाडु का चर्च कौन सा? तो सेंट थॉमस माउंट तमिलनाडु का प्रमुख चर्च जो कि चेन्नई में। और सेंट कैथेड्रल चर्च जो है गोवा में है, पुर्तगाली काल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग चुनाव में किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग चुनाव में किया जाता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। पहली बार उपयोग कब हुआ? तो पहली बार जो उपयोग है 1982 में केरल में हुआ। पूरे भारत में पूर्ण उपयोग जो हुआ 2004 के आम चुनाव में हुआ। इसमें वीवीपैट पेपर ट्रेल प्रणाली भी जुड़ी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य की सीमा, नाम या अस्तित्व बदलने की शक्ति संसद को दी गई है, लेकिन इसमें पहले राष्ट्रपति को राज्य की राय लेनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है। निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले भारत रत्न सम्मान 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। किसे तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। 1954 में इन 3 लोग को दिया गया था, परंतु जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह 1955 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ना कि 1954 में। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती? तो 1954 में होती। प्रथम 3 विजेता थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। नेहरू जी को भारत रत्न जो मिला 1955 में मिला। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था। प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता
बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है उरुग्वे में हुआ था प्रथम फीफा विश्व कप। पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था वह 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन या फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उरुग्वे ने ही पहला विश्व कप जीता था और वह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना जो 1994 में हुई। फीफा की जो स्थापना हुई वह 1994 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और भी हाल ही में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ वह कहाँ पर हुआ? तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था। कुल टीमें 32 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल अर्जेंटीना ने फ्रांस को 3-3 ड्रा के बाद पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया था। विजेता रही अर्जेंटीना, उनका तीसरा विश्व कप है। अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2026 का। तो अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन होगा वह संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। इसमें पहली बार 48 टीमें शामिल होंगी, पहले सिर्फ 32 होती थी। फाइनल जो होगा न्यू जर्सी में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोंगला बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में स्थित है। मोंगला बंदरगाह जो स्थित है वह बांग्लादेश में स्थित है। कुछ ऑप्शन में दिया श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो प्रमुख बंदरगाह है वो है कोलंबो बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह और त्रिकोमाली बंदरगाह, या श्रीलंका के बंदरगाह हैं। ईरान की बंदरगाह की बात करें तो ईरान का बंदरगाह जो चाबहार बंदरगाह है, बंदर अब्बास और बुसहार बंदरगाह या ईरान का बंदरगाह है। बांग्लादेश की बंदरगाह की बात करें तो चिटगांव बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह और पायरा बंदरगाह या बांग्लादेश के बंदरगाह हैं। पाकिस्तान के बंदरगाहों की बात करें तो कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह, यह दोनों पाकिस्तान के बंदरगाह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में कुल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त होते हैं। वर्तमान समय में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं ये हैं पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एम जानकी रमन और एम राजेश्वर राव। ये इस समय चारों डिप्टी गवर्नर है। यह जो नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 साल तक होता है। बाकी बात करें आरबीआई की तो इस वर्तमान समय में जो आरबीआई के प्रमुख हैं ये 26वें नंबर के हैं, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान समय में आरबीआई के प्रमुख हैं या गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या? तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश गवर्नर। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं? तो पहले भारतीय गवर्नर जो रहे हैं वह सीडी देशमुख रहे हैं। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं, वो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित नहीं है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दो। तो इंडिया 2020 या एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। इनग्रेटेड माइंड्स भी या भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचित है। और विंग्स ऑफ फायर या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। पर द आइडिया ऑफ जस्टिस या एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित नहीं है, अमृत सेन द्वारा रचित है। अमृत सेन जिन्हें प्रथम अमृत सेन की बात करें तो 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 1998। इन्हीं की पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस इन्हीं की पुस्तक है। बाकी बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की तो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर। अब बाकी एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ महत्वपूर्ण बताएं आपको तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र मानी जाती है। डॉक्टर कलाम का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक की बात करें तो जिसकी स्थापना हुई थी जून 1997। कब स्थापना हुई बिम्स्टेक की? तो जून 1997 में इसका स्थापना हुआ। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक्स एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन।
इसमें जो होते हैं 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, या इनके 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 सदस्य देश हैं। उसका सचिवालय जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इनको याद करने का ट्रिक कौन सा है? तो इनको याद करने का जो आपके लिए ट्रिक ध्यान रखना है वो है BINMTS, या ट्रिक है इनको याद करने के सदस्य देशों को। बी से बांग्लादेश हो जाएगा, बी से बांग्लादेश हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, आई से जो हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, एन से क्या होता है? एन से नेपाल हो जाएगा। बाकी MTS से, यम से म्यांमार, टी से थाईलैंड और एस से श्रीलंका। इनको याद करने का ट्रिक है जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो संगठन का उद्देश्य है बांग्लादेश की खाड़ी क्षेत्र में तकनीक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र कार्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। यह मांस, अंडे, दूध और जतुवंशीय खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। चलिए प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है या निकोटिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। तो विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B12 को रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है यह भी पूछ लेता है आपसे। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। फजल अली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। अन्य सदस्य जो थे वो KM पडिक्कर और HN कुंजरू भी थे इसमें। इस आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 1983 में भारत ने कौन सा खेल विश्व कप जीता था? 1983 में भारत ने कौन सा खेल विश्व कप जीता था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था भारत ने 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। यह भारत के लिए पहला क्रिकेट विश्व कप था। कप्तान इस समय था कपिल देव। फाइनल मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड फिनलैंड में हुआ था। इसके बाद जो भारत ने जो 50 ओवर के एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता वो 2011 में जीता था। इस समय जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी जो थे वह भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे और इन्होंने श्रीलंका को हराया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती एक महान सूफी संत थे जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो आगरा के पास है। मुगल सम्राट अकबर ने संतान प्राप्त के लिए इनसे आशीर्वाद लिया था। बाद में अकबर ने उनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी में भव्य मकबरा बनवाया और उनके अपने पुत्र का नाम सलीम यानी कि जहांगीर बाद में जहांगीर पड़ा रखा। अन्य संतों की बात करें जो इंपॉर्टेंट है जिनका दरगाह कहाँ स्थित है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर राजस्थान में स्थित। निजामुद्दीन औलिया को जो दरगाह है और निजामुद्दीन नई दिल्ली में स्थित। वारिस अली शाह की जो दरगाह है वह बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में है जो कि आगरा शहर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है अमेरिका देश का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है जो 1789 में लागू हुआ। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की व्याख्या प्रस्तावना में जोड़ी गई यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द जोड़े गए। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
नासिक महाराष्ट्र में भारत सरकार की मुद्रा छपाई प्रेस स्थित है, जहां नोटों की छपाई होती है। भारत में 4 नोट प्रेस हैं, कौन कहां कहां पे? तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। सिक्कों की ढलाई मिंट्स में भी होती है, मिंट्स में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 अंतर्गत जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसे राज्य की विफलता का अनुच्छेद भी कहा जाता है। पहली बार 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। भारत की संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर काम करने के लिए कई समितियां गठित की गई थी। उसमें से एक थी प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति का जो काम था वह था राज्यों की शक्ति, प्रांतीय प्रशासन, राज्य केंद्र संबंध आदि से जुड़े संवैधानिक ढांचे का सुझाव देना। एक ऑप्शन पूछता है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रदेश और नागरिकता समिति के जो अध्यक्ष थे वह भी सरदार पटेल थे। ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी ध्वज समिति के भी अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, यह आपसे पूछा है। तो 200 के नोट पर जिसका चित्र अंकित है वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। अन्य नोटों की बात करें तो 10 रुपए में कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। 20 रुपए के नोटों पर एलोरा की गुफाएं का चित्र अंकित है। 50 रुपए के नोटों पर हम्पी रथ अंकित है, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव इंगित है, जो कि गुजरात में है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप इंगित है, जो कि मध्य प्रदेश में। 500 के नोट पर लाल किला इंगित है, जो कि दिल्ली में। और 2000 की नोट पर मंगलयान इंगित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस बल की स्थापना सबसे पहले हुई थी? निम्न में से किस बल की स्थापना सबसे पहले हुई थी, यह आपसे पूछा है। तो आईटीबीपी की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। एसएसबी जिसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1963 में हुई थी। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। और सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा निम्न में से किस बल की स्थापना सबसे पहली हुई थी? तो आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना जो हुई थी सबसे पहली हुई थी। आईटीबीपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, या भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। एसएसबी जो है भारत चीन सीमा की सुरक्षा, एसएसबी जो है नेपाल भूटान सीमा की सुरक्षा करता है। बीएसएफ जो है भारत पाक सीमा की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ जो है औद्योगिक सुरक्षा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में किस वर्ष पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, यह आपसे पूछा है। तो भारत ने जो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता है वह 1975 में जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ने अब तक केवल एक बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, वर्ष 1975 में। स्थान था कोलालमपुर, मलेशिया में, जो कि आयोजित हुआ था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। यह भारत के हॉकी इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अन्य जानकारी की बात करें तो FIH इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई 1924 में हुई। हेडक्वार्टर का है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। भारत ने ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन FIH वर्ल्ड कप सिर्फ 1975 में भारत ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संसद में GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था? संसद में GST वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो भारत में GST को लागू करने के लिए संविधान जो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन विधेयक।
भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। इसे लोकसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया और इसका अधिनियम बना तो इसका क्रम 101वां संविधान संशोधन बना। जीएसटी से अगर आपको महत्वपूर्ण बताएं तो जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। भारत का जीएसटी मॉडल जो है फ्रांस से प्रेरित है। भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा के देश से प्रेरित है और सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ वह फ्रांस देश में लागू हुआ था 1954 में। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो करते हैं भारत के वित्त मंत्री करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद रियासत ने 1947 में भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। तब भारत सरकार ने 13 से 17 सितंबर 1948 के बीच एक सैन्य अभियान चलाया जिसका नाम ऑपरेशन पोलो था। इस अभियान का उद्देश्य था हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाना। इसे कभी कभी पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया 1948 के तहत। ऑपरेशन विजय दिया है तो ऑपरेशन विजय जो है गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कर भारत में मिलाना 1961 में। ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण 1984 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से होकर नहीं गुजरता। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। यह काल्पनिक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जबकि बिहार से यह रेखा नहीं गुजरती, इसलिए यह सही उत्तर नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब पारित हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब पारित हुई थी, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948 को। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में पारित किया था। यह घोषणा मानव जाति के लिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पहली वैश्विक अभिव्यक्ति थी। यह दस्तावेज 30 अनुच्छेदों में विभाजित है जो व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहां पर की गई थी। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहां पर की गई थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया गेट पर। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर की गई थी। यह स्मारक 1971 में के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी कब अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी कब अस्तित्व में आया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर कब हुआ था। तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 2010 को की गई थी। इसका गठन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत किया गया। यह एक विशेषीकृत न्यायाधिकरण है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में न्याय देता है। मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। एनजीटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांडा थे। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई है। निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई है यह आपसे पूछा है। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वह हुआ था 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उन्हें सरदार की उपाधि यहीं पर मिली हुई थी। उसके बाद जो आपका है चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में अंग्रेजी पुलिस भीड़ में थाने में भीड़ ने आग लगा थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद यह काकोरी कांड, तो काकोरी कांड जो हुआ था वह 1925 में हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड तो 1925 में हुआ था।
और इसके बाद है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच आरक्षण पर समझौता हुआ था। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई है। तो जो है पहली घटना जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि 1922 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। और पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।